वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था क्लास 11th का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, जिसके बारे में जिसमें जो है हमने अमीनो एसिड, लिपिड्स और क्या न्यूक्लियोटाइड्स ये सारा कवर कर लिया था। उसके बाद कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी देखे थे। आज हम जो है इस पार्ट में पढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या कह रहे हैं? बायो मतलब ऑब्वियसली लिविंग, मैक्रो मतलब साइज में बड़ा। एक होता है माइक्रो छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। ठीक, तो जो साइज में बड़े मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। सो देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। हमने कल बात करी थी, कल नहीं प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी। किस बारे में बात करी थी? एक एसिड इनसॉल्युबल और एक एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में। सो एसिड इनसॉल्युबल क्या था? जो ऊपर ऊपर बच रहा था वो। और एसिड सॉल्युबल पूल क्या था? जो नीचे नीचे जा रहा था वो। ठीक, सो दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली। सो जो एसिड सॉल्युबल वाला जो था, जो फिल्ट्रेट था, उसका रेंज, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनका रेंज क्या था? 18 से लेकर 800 डाल्टन्स तक के थे। The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds: protein, nucleic acid, polysaccharides and lipids. ठीक, लेकिन जो एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाला जो था उसके अंदर ऑर्गेनिक 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, जो बड़े मॉलिक्यूलर वेट के थे, वो कौन से थे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड और लिपिड्स थे। सो दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट्स इन रेंज ऑफ 10,000 एंड डाल्टन्स एंड अबो। सो 10,000 डाल्टन्स और अबो का रेंज का मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड क्यों? देखो, लिपिड जो है, लिपिड का साइज छोटा था, फिर भी लिपिड जो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स है उनके यहाँ क्यों प्रेजेंट था? क्यों? क्योंकि लिपिड क्या बनाता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है मॉलिक्यूल्स के साथ। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के, जो बायोमोलिक्यूल्स थे उनको 2 तरह में डिवाइड कर दिया गया। वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रिफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स or simply biomolecules, while those which are found in acid insoluble fraction called macromolecules or biomacromolecules. ठीक, अब क्या हुआ? जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में थे, जिनका जो है 1000 डाल्टन से कम का मास था, तो वो जो है उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, और जिनका मास ज़्यादा था 1000 डाल्टन से, उनको क्या बोला गया? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। The molecules in insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. So ये polymeric substances है। polymer का क्या मतलब होता है? ढेर सारे यूनिट्स मिला करके बनता है पॉलीमर। जैसे देखो, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। चलो अलग अलग ले लेते हैं। ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है। इन तीनों को मिला करके क्या बन जाएगा? इन तीनों को मिला करके बन जाएगा पॉलीमर। सो ये होता है पॉलीमर और ये होते हैं मोनोमर्स, मतलब एक सिंगल यूनिट, और ये होता है उसका पॉलीमर। ठीक, सो देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट्स डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन? अब देखो, लिपिड क्यों आता है? लिपिड का वेट तो 800 डाल्टन से भी कम है, लेकिन फिर भी वो इसमें क्यों आता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में या मैक्रोमोलिक्यूल्स में? अब उसका रीज़न दिया है, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। देखो, लिपिड्स जो है छोटा मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद भी जो है क्या होता है? कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट ओनली एज सच बट अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स। देखो, लिपिड्स क्या होता है ना, लिपिड जो है छोटा मॉलिक्यूलर होने के बावजूद भी जो है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन में। सो व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। देखो, सेल मेम्ब्रेन जब टूटती है ना, तब क्या होती है? वो एक वेसिकल बनाती है, मतलब इस तरह से गोल गोल वाले बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती है, और जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये सेपरेट हो जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में, और इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। सो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि लिपिड्स जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं।
The acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. So जो acid soluble pool जो रहते हैं उसके अंदर cytoplasmic composition present रहता है. The macromolecules जो है form cytoplasm and organelles because they become the acid insoluble fraction. और जो acid insoluble fraction रहता है उसके अंदर क्या रहता है, organelles present रहती है, cytoplasm के कुछ macromolecules present रहते हैं. ठीक है, फिर टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. सो ये दोनों मिलाकर के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिविंग टिश्यू ऑर्गेनिज्म का पूरा कंपोजिशन. सो इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व द वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो जब हम एलिमेंट्स की बात करें कि कौन से एलिमेंट्स से कौन से केमिकल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पाया जाते हैं, तो एक ही जो सबसे पाया जाता है और वो कौन सा है, वाटर. ठीक, सो वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको भी याद रखना. फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर मास और ये कंपोनेंट की कितना क्या है. वाटर सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोटीन्स है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर लिपिड्स है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स है. नहीं, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से ज़्यादा है, और आयंस जो है वो काफ़ी कम होते हैं. ठीक है, सो उसको याद रखना. फिर आते हैं प्रोटीन्स पर. सो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स मतलब, पॉलीपेप्टाइड्स का क्या मतलब होता है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, पेप्टाइड्स मतलब पेप्टाइड बॉन्ड. सो दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो अमीनो एसिड्स, देखो ये रहे अमीनो एसिड्स, इस तरह से अमीनो एसिड्स रहते हैं जिनको पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है. सो ये बन गया पॉलीपेप्टाइड, या फिर बोला जाता है इसको प्रोटीन बोला जाता है. ठीक है, सो ईच प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स से बना है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा अमीनो एसिड उन्हीं से बना है. As there are 20 types of amino acids, example है alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc. कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं. और प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर. अब हेट्रो और होमो का क्या मतलब, चलो लिख लेते हैं. होमो मतलब सेम, ये मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में भी पढ़ाया था. HETRO, हेट्रो मतलब डिफरेंट. ठीक, और वो क्या था, पॉलीमर. पॉलीमर मतलब जो मोनोमर्स से मिलकर बना है, मैनी यूनिट्स. तो इसका क्या मतलब होता है, होमो का मतलब सेम, जो सेम यूनिट से बना है. देखो ये एग्जाम्पल है होमोपॉलीमर का. फिर आते हैं हेट्रोपॉलीमर, जो डिफरेंट यूनिट से बना है. इस टाइप से. ठीक, सो ये हो गया हेट्रोपॉलीमर, ये हो गया होमोपॉलीमर. आप समझ आ गया. सो प्रोटीन जो है हेट्रोपॉलीमर है. हेट्रोपॉलीमर क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड्स ढेर सारे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं. So homopolymer has only one type of monomeric repeating that is n number of times. So एक ही monomer जो बार बार repeat होता है. This information about the amino acid content is important as later your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं. सो एसेंशियल अमीनो, देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमारा शरीर बना लेता है, तो हमको वो डाइट से नहीं चाहिए होते. लेकिन जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं वो हमारा शरीर नहीं बना पाते, इसलिए जो है हमको वो डाइट से चाहिए होते हैं. सो हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर दी सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो डाइटरी प्रोटीन जो है सोर्स है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का. देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी मेक. देखो नॉन एसेंशियल बना सकती है हमारी बॉडी, लेकिन जो है एसेंशियल वाले अमीनो एसिड्स जो हमको हमारे डाइट या फूड से मिलते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. some transport nutrients across cell membranes, some fight infections or infectious organisms, some are hormones and enzymes. प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस है, पहला तो है ट्रांसपोर्टेशन, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इन्फेक्शन को फाइट करने का काम करेगा. ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स का काम करेगा, एंजाइम्स का काम करेगा. ठीक, तो ये सारे जो है उसके फंक्शंस से याद रखना. यहाँ पे जो है फंक्शंस दिए कुछ प्रोटीन के, जैसे कोलेजन का इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. ठीक, फिर उसके बाद इंसुलिन हार्मोन है, फिर एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शंस एजेंट्स है, रिसेप्टर है, सेंसरी
रिसेप्शन जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। GLUT4 क्या है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। सो ये सारे प्रोटीन्स है, उसके एग्जांपल्स है, इसको अच्छे से याद करना काफ़ी ज़रूरी है वो। ठीक। सो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है, ECM में। उसको अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल क्लास में, ठीक है। फिर आते हैं राइबोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, रुबिस्को, जो है सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, जो कि प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट ही इतने अबंडेंट है तो उसके अंदर वाला प्रोटीन तो अबंडेंट होगा, बात है। ठीक। फिर आते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पर। दी एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसेक्राइड्स। जो एसिड इनसॉल्युबल वाला जो था उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स थे, जिनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। देखो हमने जो शुगर मॉलिक्यूल देखा था, तो शुगर मॉलिक्यूल का लंबा सा चेन होता है पॉलीसेक्राइड। वही पॉली का मतलब होता है मैनी, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, सो मैनी शुगर। देयर आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखो एक कॉटन का जो एक थ्रेड होता है, एक धागा रहता है, धागे के अंदर भी क्या है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो धागा बनाते हैं। ठीक। धागा किससे, वो कॉटन किससे बनता है? प्लांट से। तो प्लांट में तो होंगे ही पॉलीसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड है। सो पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, सिर्फ एक ही तरह का मोनोसेक्राइड है, दैट इज ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज से ही मिलकर के बनता है सेलुलोज। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर, इसलिए उसको होमोपॉलीमर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही यूनिट से मिलकर के बनता है। स्टार्च इज वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। स्टार्च भी देखो, स्टार्च भी जो है ग्लूकोज से मिलकर ही बनता है, वो भी होमोपॉलीमर है, लेकिन वो क्या है ना, सेल्यूलोज से काफ़ी डिफरेंट है। और वो क्या काम करता है, स्टोर करता है एनर्जी को प्लांट टिश्यू में। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज। सो एनर्जी जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। सो एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ही सेम उसका वेरिएंट होता है जिसको ग्लाइकोजन बोला जाता है। इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का पॉलीमर उसको इनोलिन बोला जाता है। सो इन पॉलीसेक्राइड चेन दैट इज से ग्लाइकोजन, द रिजिड एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट right end is called as reducing end and the left end is called as non reducing end। ठीक। सो लेफ्ट वाला जो रहता है, राइट वाला जो रहता है उसको रिड्यूसिंग बोला जाता है, लेफ्ट वाला जो रहता है उसको नॉन रिड्यूसिंग बोला जाता है। ठीक है। सो इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन फॉर्म ऑफ कार्टून। सो कार्टून में दिखाई दिया वैसे ब्रांचेस होती है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च क्या बनाता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाता है। सो इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन। I2 मतलब आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स को वो स्टोर कर सकता है हेलिकल पोर्शन में। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर। सो ब्लू रहता है कलर में, इसी से हम पता कर सकते हैं स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं किसी भी सैंपल में। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, इसलिए वो I2 होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो इस तरह से है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा है। सो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इसके बीच में जो है बॉन्डिंग है और साथ में ये वाला बॉन्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यही यही सेम वैसी ये पूरी चेन है और ये उसके ऊपर उसकी ब्रांचेस है। ठीक है। तो इस तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन होता है और ये ग्लाइकोजन का रिप्रेजेंटेशन है। सेम वैसी ही जो है वो सेलुलोज का भी होता है। ठीक है। फिर आते हैं प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल्स ऑब्वियसली सेलुलोज की बनी रहती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। सो कॉटन जो फाइबर होता है, पेपर जो होता है वो सेलुलोजिक होता है, पूरा सेलुलोज होता है। सो देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सो दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। तो ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमीनो शुगर्स होती है, मतलब जिनके साथ कुछ अमीनो एसिड्स जुड़े रहते हैं। केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होती है, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन याद करो, कहीं तो पढ़े हुए से लगते हैं ये नाम, कहीं तो पढ़े हुए से लगते हैं। कहीं तो पढ़े से लगते हैं, अब सोचो कहाँ पढ़े।
एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एक्सेट्रा। कहाँ पढ़े? बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन किसके बने रहते हैं? नैग एंड नैम। ठीक, सो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। सो एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन रहता है, बाहर वाला स्केलेटन, फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जिसको काइटिन बोला जाता है। सो दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स जो क्या होते हैं वो होमोपॉलीमर्स होते हैं, और वो प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक है, फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक, so the other type of macromolecule that one would find in acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. So nucleic acid वो भी पाए जाते हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा molecular weight के होते हैं। So they are polynucleotides, polynucleotides होते हैं मतलब एक साथ ढेर सारे nucleotides जुड़े रहते हैं इस तरह से। ठीक है, so together with polysaccharides and polypeptides, this comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. So ये polysaccharide और polypeptide ये दोनों जो एक दूसरे से मिल करके मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या होते हैं उसके पास? हेट्रोसाइक्लिक, वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, मतलब इस टाइप वाला। कैसे होता है वो रिंग? ऐसा रिंग होता है ना कुछ। The second is monosaccharide, and the third is phosphoric acid और phosphate। ठीक, सो पायरीन्स पिरिमिडीन्स वाले जो रिंग्स होते हैं वो ऐसे कुछ दोनों रिंग्स इस टाइप से कुछ 2 रिंग्स होते हैं, राइट, या फिर एक ही रिंग होता है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जो कि होता है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फिर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। मोनोसेक्राइड होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। So as you notice in figure 9.1, the heterocyclic compounds in nucleic acids are the nitrogenous bases. So heterocyclic compounds जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, नेम्ड एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स है। देखो एडेनिन और गुआनिन जो है प्यूरिन्स होते हैं, while the rest are substituted pyrimidines। बाकी के जो है यूरेसिल, थाइमिन एंड यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन जो वो क्या होते हैं? पिरिमिडीन्स होते हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। और उनके जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग को क्या बोलते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडीन बोलते हैं। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज शुगर होता है जो कि मोनोसेक्राइड होता है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर होता है, और 2-डीऑक्सी राइबोज होता है, मतलब ऑक्सीजन हटा दिया जाता है 2- वाले कार्बन से। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बोला जाता है। वाइल दैट विच कंटेन्स राइबोज इज कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। पिछले लेक्चर में जो इसके पिछले पार्ट में हमने इस बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना, पहले वो पार्ट देखना, उसके बाद इसको देखना, तब जा करके तुमको ये समझ आएगा। ठीक, फिर आते हैं अभी हम लोग जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये डिफरेंट अमीनो एसिड से बने रहते हैं। सो कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट जगह प्रेजेंट हो। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स टू मॉलिकुलर फार्मूला। सो स्ट्रक्चर क्या बताता है? केमिस्ट्री में मॉलिकुलर फार्मूला बताता है, जैसे NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? सो ऑलवेज राइट अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स while representing the structure of molecules, example benzene, that is naphthalene एक्सेट्रा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, किसी भी 3D स्ट्रक्चर का ऑब्वियसली, सो
हर एक स्ट्रक्चर 3D होगा, डायमेंशनल मतलब 3 ही डायमेंशन होंगी उसकी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको 2D में बनाते हैं। जैसे ये देखो, जैसे इसको बना रही हूँ मैं 2D में, कौन है ये, बेंजीन है, 2D में बना दिया मैंने इसको, ठीक, इस तरह से। फिर आता है physicists to conjure up the three-dimensional views of molecular structure while biologists describe the protein structure at 4 levels। वही बायोलॉजी तो सबसे आगे बढ़ चुका है। फिजिक्स मतलब फिजिक्स में भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है, लेकिन बायोलॉजी में जो है हम क्या करेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो भी 4 लेवल पे। आप बोलेंगे वाह टीचर वाह, बढ़िया, 4 लेवल पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो एक लीनियर चेन में है इस तरह से, ये हो गया उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट्स बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट्स बाय द लास्ट अमीनो एसिड। लाइन, देखो प्रोटीन को लाइन की तरह इमेजिन करो, पहले एंड पे फर्स्ट अमीनो एसिड है, दूसरे एंड पे दूसरा अमीनो एसिड, और लास्ट वाले एंड पे लास्ट वाला अमीनो एसिड। इस तरह से द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसका एन टर्मिनल जो रहता है, मतलब टर्मिनल इन द सेंस जो अमीनो वाला जो ग्रुप रहता है वो खाली रहता है, इसलिए उसको एन टर्मिनल बोलते हैं। तो लास्ट अमीनो एसिड जो कि सी टर्मिनल होता है, क्यों, क्योंकि उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप खाली रहता है, तो उसको सी टर्मिनल बोलेंगे। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म्स ऑफ हेलिक्स सिमिलरली टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। अब देखो, अब जैसे एक थ्रेड होता है, कोई भी थ्रेड, तो वो ऐसे के ऐसे थोड़ी रहता है, देखा है कभी कोई थ्रेड ऐसे के ऐसे रहा, नहीं, वो ऐसे 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 फोल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है वो ऐसे ऐसे कुछ फोल्ड हो, या फिर ऐसे 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 फोल्ड हो जाए, इस तरह से थ्रेड जो है हमेशा फोल्ड हो जाता है, उसी तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी फोल्ड हो जाता है। सो ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। और हाँ, ये जो इस तरह से जो ये फोल्डिंग होती है, इसको क्या बोला जाता है, हेलिक्स बोला जाता है। सो इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं प्रोटीन्स में। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी जो है, दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स देखो ये इस तरह से जो है वो हेलिक्स है, उसके बाद इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होता है शीट्स में ऐसे, तो ये होता है दैट इज बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक, ओके। सो इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक होलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये देखो मेरे पास ऐसे धागे पड़े, मेरे पास एक ऐसा लंबा सा धागा है, वो लंबा सा धागा क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा आपस में इस तरह से फोल्ड होके क्या बना देगा, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। सो दिस गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। फिर ये क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशनल व्यू देगा। तो प्रोटीन अपने आप में 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसको 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा है, मतलब हमको हर तरह से अब 3 डायमेंशनली दिख रहा है ये, ठीक। फिर आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन को कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है तो उसके पास एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही इसलिए उसके पास जो है उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एंजाइम का, तो एंजाइम को कुछ भी परफॉर्म करना है, कुछ भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना है, तो एक उसका स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, ठोस स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सके, उसी तरह से, ठीक। फिर आते हैं सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। देखो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि वो एक या उससे ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर से बने रहते हैं, मतलब गुच्छे से बने रहते हैं। द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड with respect to each other, that is linear string or spears arranged and upon each other in the form of a cube or plate etc. is the architecture of a protein, otherwise called as quaternary structure of protein। इसको क्या बोला गया है कि चाहे कुछ भी हो,
प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो अल्फ़ा हेलिक्स हो, बीटा प्लेट्स हो या टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो, तो जब वो अरेंज्ड होगा, मतलब जैसा उसका ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो ऐसे 2, 3, 4 इस तरह से 3-4 अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर मिला करके कोई प्रोटीन बना रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। सो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के पास 4 सब यूनिट्स होते हैं, मतलब 4 इस तरह के जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के। सो 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 आइडेंटिकल होते हैं और 2 सब यूनिट्स, मतलब 2 सब यूनिट्स अल्फा होते हैं और 2 सब यूनिट्स जो रहते हैं वो बीटा होते हैं। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, तो मिलाकर के ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाते हैं। देखो जैसे ये 2 अल्फा हो गए और ये 2 बीटा हो गए, तो ये पूरा बन गया ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करती हूँ जो है तुमको ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो एक बार जो है वीडियो को फिर देखना, इसको रिवाइज करना। यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, देखो ये जो ऐसे लीनियर चेन है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये हेलिक्स है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेम वैसे ही जो है शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर ये सब जैसे फोल्ड हो जाए तो ये जो कौन बन जाता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर यही फोल्ड वाला प्रोटीन जो है 1, 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो ये बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको जो है घर जाके एक बार अच्छे से, मतलब इसको अच्छे से रिवाइज भी करना। फिर उसके बाद जो है अगर नहीं समझ आए तो कमेंट्स में जो है लिख देना कि हमको ये समझ नहीं आया, मैं इसको फिर एक बार पढ़ा दूँगी, ठीक। तो ये वीडियो उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि तुमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड्स में हो, 11th-12th में हो, या फिर नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर और भी हायर क्लासेस में हो, तो तुम ये वॉच कर सकते हो, इसे देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, ठीक है। सो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।